हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आई एम पूनम दुआ और आज आप मेरे साथ कवर करने जा रहे हैं द मॉडर्न एज, द मॉडर्निज्म और द मॉडर्न एरा। हम लोग पहले कवर कर चुके हैं टिल विक्टोरियन एरा 11 लेक्चर्स में, स्टार्टिंग फ्रॉम द चौसर एरा और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर के सभी वीडियोस आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल प्रूव होंगे इन योर रिविजन। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, बीट द सब्जेक्टिव एग्जाम और बीट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, दीज आर रियली गोइंग टू बी very helpful for all of you. मॉडर्न एज के जो भी फीचर्स थे, जो भी मेजर राइटर्स थे, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस एरा के, जितने भी मेजर वर्क्स थे, दैट वी विल डिस्कस हियर एंड इन द एंड देयर विल बी अ क्विज फॉर यू टू. For entrance in UGC NET exam, people may join the classes जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव MCQ प्रैक्टिस होगी, PDF ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी. You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. Any one of you who is preparing for JPSC can go for these playlists. I'll provide the link in description. History, poetry definitions, comprehension, grammar, history of English literature, which we have started today. Fiction and drama, many videos are covered. Poetry, many videos are already covered. Prose, completely covered. Prose and poetry are completely covered. Fiction and drama partially covered. And today I have started with history of लिटरेचर. तो इन टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं. आपके मेंस एग्जाम्स जल्दी ही आने वाले हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से घर बैठे प्रिपेयर करिए. More or less, these are the years for modernism, 1900 to 1945. एक ऐसा पीरियड जो कि 1900 में शुरू हो गया था, काफ़ी अप लेवल्स थे. इसी पीरियड ने दोनों वर्ल्ड वॉर्स भी देखी थी. Modernist writers in general rebelled against clear-cut storytelling and formulaic verse from 19th century. 19th century में जो कुछ चलता आ रहा था, जो ट्रेंड्स चलते आ रहे थे, उनका एक क्लियर कट रिजेक्शन हो गया था मॉडर्न एरा में. मॉडर्निज्म विक्टोरियन के बाद शुरू हुआ था, तो वी कैन से कि एक ऐसा एरा था जब बहुत ज़्यादा एलिनेशन फील हुआ विक्टोरियन मोरालिटी से, विक्टोरियन सोसाइटी से, विक्टोरियन प्रिंसिपल्स ऑफ जेंडर एंड क्लास से, विक्टोरियन पीरियड के ऑप्टिमिज्म और कन्वेंशन से. क्योंकि 20th सेंचुरी शुरुआत से ही बहुत केयोटिक पीरियड रहा था. वर्ल्ड वॉर फेसेस किए थे. अप्रॉक्सीमेटली 1945 तक ये पीरियड रहा था. तो जब हम मोरालिटीज़ की, सोसाइटी की, जेंडर क्लास की बातें करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उससे पहले बात की जानी चाहिए पूरी दुनिया में फैले हुए केओस की. और 1900 से 1945 के बीच के किसी भी लिटरेचर में आपको वही केओस नज़र आएगा. If we talk about the popular writers, these are the one: T.S. Eliot, Virginia Woolf, Catherine Mansfield, James Joyce, who never got the Nobel Prize, Veronica Lee, Franz Kafka, D.H. Lawrence, Ezra Pound, E.E. Cummings and Joseph Conrad. इतने प्रोमिनेंट राइटर्स अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो इन सभी की कोई ना कोई राइटिंग भी आपको ज़रूर याद आ गई होगी. फेमस वर्क्स की बात करें तो ये सभी आपने सुने होंगे. एज आई ले डाइंग by William Faulkner to The Lighthouse, very good example of stream of consciousness and multiple narrative. Knighthood, Ulysses, Sound and Fury, Good Morning Midnight, The Wasteland, very popular poetry by T.S. Eliot, Waiting for Godot, Samuel Beckett, Absurd play का काफ़ी अच्छा example, Invisible Man, Ralph Ellison. तो ये सभी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको मॉडर्न एज के कोई लिटरेरी एग्जाम्पल्स देने हैं तो. सबसे पहला फीचर है मॉडर्न एरा का एक्सपेरिमेंटेशन. राइटर्स जो थे, दे वर टेकिंग अ डिटॉर फ्रॉम द कन्वेंशनल रूल ऑफ स्टोरी टेलिंग. इमेजरी यूज़ की जाती थी, थीम्स यूज़ की जाती थी. अब्सर्डिज्म का अच्छा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं वेटिंग फॉर गोडो. नॉन लीनियर नैरेटिव्स हुआ करते थे विद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको कि हम फ्री फ्लोइंग इनर मोनोलॉग भी कहते हैं, जिसके लिए मिसेस डेलोवे काफ़ी पॉपुलर हैं. एंड टू द लाइट हाउस ऑल्सो, written by the same writer Virginia Woolf. तो inner, interior monologue or stream of consciousness we can say. Modernism was such an era when individualism was also getting popular because the writers were talking about the individual people who were part of that time of society rather than the society as a whole. Major concentration was on a particular character, how that character is coping with the changing world, two world wars,
the people were dealing with. Individual characteristics in self-reliance and the Great Gatsby. Very good example of modernism individuality. Multiple perspective of narration. कोई एक नरेटर नहीं है, फर्स्ट पर्सन भी है तो बहुत मल्टीपल नरेटर्स यूज किए गए हैं, लगभग सभी कैरेक्टर्स का व्यू पॉइंट जाना गया है। तो इस तरीके से मल्टीपल नैरेटिव होते थे, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होता था जनरली इन मॉडर्न एरा नॉवेल, स्पेसिफिकली बाय जेम्स जॉयस। और हम यूलिसिस का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पर मल्टीपल नरेशन यूज़ किया गया। इवन इन एज आई ले डाइंग बाय विलियम फॉकनर मल्टीपल नरेशन का यूज़ किया गया है। Writer were writing from free verse point of view. I mean, they were not following any rhyme scheme, metrical pattern, any musical form. ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। वॉल्ट विटमैन का लीव्स ऑफ ग्रास काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है ऑफ फ्री वर्स। Writers were extensively using literary devices in their writing, symbolism, imagery, metaphor, and so many other things that used to help the reader understand the writings in a deeper way with a strong connection between the text and reader. T.S. Eliot ka The Wasteland 1922 is a very good example of the combination of poetic devices you can find here: alliteration, enjambment, repetition, rhyme, imagery, symbolism, illusion, so many other literary devices. और सबसे बड़ी ट्रबल जो उस टाइम के लोग फेस कर रहे थे दैट वर दी वॉर्स। और वॉर को अचानक से अगर हम कहें कि 1914 से 1918 तक ही चली थी, ना तो वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ 1914 से आना शुरू हुआ होगा और ना ही वॉर का इम्पैक्ट 1918 में ख़त्म हो गया होगा। वॉर के लिए एक एनवायरनमेंट बनता है जो कि सालों पहले से बनता आ रहा होता है, केओटिक एनवायरनमेंट, और सालों तक वो एनवायरनमेंट, वो इम्पैक्ट बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि 1900 से 1940s तक का पूरा पीरियड ही ऐसा था जब लोग वॉर के ट्रॉमा से परेशान रहे होंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें बहुत सारी स्टोरीज़ में बहुत फ्रेगमेंटेड वर्जन देखने को मिलता है लोगों के एक्सपीरियंस का। वर्ल्ड वॉर से इफ़ेक्टेड स्टोरीज़, वर्ल्ड वॉर से इफ़ेक्टेड पोइट्रीज देखने को मिलती हैं। अगर हम ग्रेट गैट्सबी देखें तो दैट वाज आल्सो इम्पैक्टेड बाय वॉर। Dulce et Decorum by Wilfred Owen, Strange Meeting again by Wilfred Owen, very popular. Second Coming, William Butler Yeats, W.B. Yeats, काफ़ी impacted है वॉर से और chaotic वर्ल्ड से। इवन नो सेकेंड ट्रॉय, वो भी उन्होंने वॉयलेंस से ही इम्पैक्ट होकर लिखी थी। द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रॉक। रूपर्ट ब्रॉक और विल्फ्रेड ओवेन को तो स्ट्रांगली वॉर पोएट्स की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया जाता है। D.H. लॉरेंस उस टाइम के एक बहुत पॉपुलर राइटर थे जिन्होंने लेडी चैटरली लवर्स लिखकर काफ़ी नोटोरियस पॉपुलैरिटी पाई थी। इट वॉज बैन बिकॉज ऑफ द एक्सप्लिसिट सेक्सुअल लैंग्वेज। विमेन इन लव 1920 उसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है और इनकी राइटिंग्स में हमें बहुत बार आफ्टरमैथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नज़र आते हैं और फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स पर और उनकी सेक्सुअलिटी पर भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करते थे D.H. लॉरेंस 1885 to 1930। फ्रेंच काफ्का का नाम सामने आता है तो द मेटामॉर्फोसिस याद आता है, ऑल्दो द ट्रायल भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है फ्रेंच काफ्का ने अबाउट द केओटिक वर्ल्ड। फ्रेंच काफ्का जिनका वर्क काफ़ी ग्राउंडेड रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है इन ए सिरिलियस्ट फॉर्म। जैसे कि मेटामॉर्फोसिस में उन्होंने किस तरीके से दिखाया है कि एक ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अ बीटल कॉकरोच लाइक क्रीचर। गर्ट्रूड स्टेन जिन्होंने लॉस्ट जनरेशन नाम की टर्म को कॉइन किया था, उनको मदर ऑफ मॉडर्निज्म भी बोला जाता है। फेमिनिस्ट पोएट्री बहुत अच्छी लिखा करती थी, नैरेटिव टेक्निक इनकी एक्सपेरिमेंटल हुआ करती थी, नॉट इन अ लीनियर वे। उनका सबसे फेमस वर्क है उनकी पोएट्री कलेक्शन टेंडर बटन्स, जहाँ पर ऐसा लगता है कि फ्रेगमेंटेड फ्रेजेस और इमेजरी काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हैं वो। लॉस्ट जनरेशन द टर्म कॉइन बाय हर। T.S. एलियट का नाम लिया जाए और लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रफ्रॉक और वेस्टलैंड ना बोला जाए तो अधूरा सा लगेगा। ये दोनों ही वर्क्स ऐसे हैं जो कि सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं बहुत अच्छे से, सोसाइटी की डार्क साइड को और इंट्रोस्पेक्टिव फीचर ऑफ ह्यूमन नेचर। एजरा पाउंड, अ गुड फ्रेंड ऑफ T.S. एलियट, ऑलमोस्ट कॉन्टेम्प्रेरी थे ये दोनों राइटर्स। Ezra Pound championed free verse and illusion and is considered the one of the first writers in modernist poetry to use
इमेजिज्म, उनको फादर ऑफ इमेजिज्म भी बोला जाता है। उनके नोटेबल वर्क हैं इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, द सी फेरर एंड द रिटर्न। वर्जीनिया वुल्फ, इनके बिना भी मॉडर्निज्म का मेंशन अधूरा है। मिसेस डेलोवे टू द लाइट हाउस इनके सबसे पॉपुलर वर्क्स में से आते हैं। शी इज द वन हु पॉपुलराइज द ट्रेंड ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, और हम कह सकते हैं कैरेक्टर के इंटीरियर मोनोलॉग। एंड जेम्स जॉयस काफ़ी पॉपुलर हैं अपनी राइटिंग्स के लिए और एक आयरॉनिकल कॉन्सेप्ट के लिए कि इतने अच्छे राइटर होते हुए भी ही नेवर कुड विन दी नोबेल प्राइज। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन 1916, डबलिनर 1914, यूलिसिस 1922, द सेम ईयर ऑफ द वेस्टलैंड। काफ़ी पॉपुलर वर्क्स हैं इनके लिखे हुए एंड यूलिसिस इज बेस्ड अपॉन दी होमर्स ऑडिसी। ऐसा लगता है कि होमर की ऑडिसी का एक मॉडर्न पैरेलल है। एक और बहुत पॉपुलर राइटर हैं जो कि 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में लिख रहे थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यू मस्ट हैव रेड द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, एक्वेंटेड विद द नाइट, मेंडिंग वॉल। काफ़ी पॉपुलर पोइट्री है। इनमें से आपको काफ़ी पोइट्रीज मेरे वीडियोस की फॉर्म में मिल जाएंगी, द रोड नॉट टेकन, मेंडिंग वॉल एंड होम बरियल। इन पोइट्रीज को जब आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि जो सभी फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्रीज में, कहीं ना कहीं वो सभी फीचर्स हमें मिलते हैं। अब आपके लिए एक सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्निस्ट पोएट? टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.बी. यीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एडगर एलन पो। फॉर एंट्रेंस इन यूजीसी नेट एग्जाम, पीपल में ज्वाइन द क्लासेस जहाँ पर डेली लाइव सेशंस होंगे, डेली एक्सटेंसिव एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी, पीडीएफ ऑफ ईच टॉपिक विल बी गिवन इन क्लास, और मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड पे, जिससे कि आपकी अपने एग्जाम के लिए बहुत ही थरो प्रिपरेशन हो जाएगी। You can get connected to us to get admission through this link. The link is given in description too. I really hope you like the video और आपने notes भी properly note down किए हैं। सभी चीज़ें आप पहले अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो आपको हमेशा सब कुछ याद रह जाएगा। That is the real time experience of all the students that I have been teaching since years. सभी स्टूडेंट्स वीडियोस या क्लासेस जो भी देखते हैं अपने हिसाब से भी नोट्स को नोट डाउन करते हैं, तब वो सभी कहते हैं कि हमें सच में सब कुछ याद हो गया है। तो यही टेक्निक आप भी अपनाइए एंड यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन।